जिस तरह से मैंने तुम लोगों को कल नोट्स भेजा था, तो उस नोट्स में देखा होगा तुम लोगों ने कुछ बुक्स के 7 या 8 क्वेश्चंस हैं जो मैं करवाऊंगा आज प्रैक्टिस। और रेस्ट जो है तुम लोगों के होमवर्क्स हैं जिसमें मैंने मेंशन किया हुआ है होमवर्क है। और ये है फिलहाल मेरा नोट्स जो आज पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, एंड देन जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेने की बात आएगी तब उन क्वेश्चंस को हम टेकअप करेंगे, वन बाय वन एक्सप्लेनेशन देंगे। सो ऑल ऑफ यू आर रेडी? Yes, sir. Yes, sir. ना तो सबसे पहले मैं ब्रीफिंग करूं थोड़ा सा इस चैप्टर और टॉपिक के बारे में। रिटायरमेंट में जो कुछ हमने पढ़ा, लाइक न्यू रेशियो कैलकुलेशन, गेनिंग रेशियो, वो एग्जैक्टली सेम है डेथ ऑफ द पार्टनर्स में, तो उसको रिपीट नहीं करना है हमें। रिटायरमेंट को पढ़ लिया, समझ लो डेथ भी हो गया। फिर हमने रिटायरमेंट में गुडविल वैल्यूएशन का काम गुडविल की एंट्री सीखी, वो भी एग्जैक्टली डेथ में सेम टू सेम है, कॉमन है, तो उसके लिए भी सेपरेटली हमें कुछ भी नहीं करना है, जो हमने सीखा एज इट इज फॉलो होगा। उसके बाद डेथ में जो फुल क्वेश्चंस होते हैं रिटायरमेंट वाले, वैसा क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। मतलब होता तो है डेथ में भी वैसा ही कि रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया जाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाए और बैलेंस शीट, ये डेथ में भी होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में फिलहाल ये डिलीटेड है, तो उसको नहीं देखना। अब रह गया कि डेथ में नया क्या पढ़ना है। तो डेथ में नया सिर्फ एक ही टॉपिक है, देखो जो मैंने हाईलाइट भी किया तुम लोगों को लिख करके कि टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, वो है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कई बार मैंने तुम लोग को ये टर्म यूज करके बताया कि ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इकलौता टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में, और ये इतना छोटा टॉपिक है कि एक लेक्चर में ही ये खत्म हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं सब लोगों को कि सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर क्लास का कोई भी पोर्शन मिस हो जाता है तो यूट्यूब पे जब वीडियो डाल दूंगा तो उसको वहां से जरूर देख लेना, ताकि तुम लोगों का ये टॉपिक जो आज शुरू हो रहा है, आज ही खत्म भी होगा, वो कहीं छूट ना जाए। और बोर्ड एग्जाम में मान के चलो, मैं फिर रिपीट करूंगा, ये बात मैं पहले बता चुका हूं, 3 या 4 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, या लिख के रख लो कि आएगा ही आएगा, ऐसा टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस चीज को कैलकुलेट करना हम सीख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, आखिर ये है क्या? पीएल सस्पेंस अकाउंट क्या है? तो बहुत सिंपल से वे में लिख दे रहा हूं मैं, इट डिनोट्स द शेयर इन प्रॉफिट और लॉस, यानी ओनली प्रॉफिट शेयर नहीं है, ये लॉस का भी शेयर हो सकता है, ये बात ध्यान रखना है। तो जो पीएल सस्पेंस अकाउंट है, ये अकाउंट डिनोट करता है प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा करंट ईयर में ओनली टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखो, जैसे करंट ईयर का मतलब मेरा क्या है, प्रेजेंटली हम लोग का जो सेशन है कौन सा है, जल्दी कोई बताएगा मुझे? Sir, 2021-22. वेरी गुड। हम लोग जिस सेशन में इस समय है, देखो ईयर भले 2022 आ चुका है, लेकिन सेशन अप्रैल से मार्च होता है, इसलिए हम लोग का सेशन चल रहा है अप्रैल 2021 से मार्च 2022। तो मान लो कि जनवरी का मंथ है, जनवरी 1 में किसी पार्टनर की ही डेथ हो जाती है, तो क्या इसने इस सेशन में पूरे साल वर्क किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में? No, sir. No, sir. तो ऐसे केस में हम उसका वर्किंग टाइम देखेंगे, कितने समय उसने वर्क किया। तो अप्रैल 1 से काम करते करते पूरा एक साल दिसंबर तक उसने काम किया, और जनवरी में उसकी डेथ हो गई, यानी 9 महीने उसने वर्क किया, तो उसको प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा मिलेगा, लेकिन एक साल का हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि उस टाइम का मिलेगा, उस 9 महीने का, उस 6 महीने का, उस 4 महीने का, जो भी उस क्वेश्चन में होगा उतने समय का मिलेगा। अगली बात, प्रैक्टिकली सोचो, क्या हमारे ईयर का प्रॉफिट लॉस जनवरी में कैलकुलेट हुआ होगा? No, sir. हमारे हमारे करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस कब कैलकुलेट होगा? Sir, 31st March. 31 मार्च 2022। लेकिन पार्टनर की डेथ तो जनवरी में ही हो गई, तो उसको हम किस बेसिस पर प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा देंगे? तो यहां पर यही लॉजिक समझ में आएगा तुम लोगों को, क्योंकि हमारा करंट ईयर खत्म नहीं हुआ है, तो इसीलिए बैक ईयर के प्रॉफिट या लॉस को बेस बनाकर यूज किया जाता है। और किस ईयर को या कैसे वो बेस बनाया जाएगा, इसको आज तय नहीं किया जाएगा जब पार्टनर की डेथ होती है, बल्कि ये तभी तय हो जाता है जब डीड में कंटेंट्स बनाए जाते हैं। तभी ये बात लिख दी जाती है कि अगर पार्टनर को प्रॉफिट का या लॉस का हिस्सा एट द टाइम ऑफ डेथ देना है, तो उसके लिए कौन से ईयर का प्रॉफिट बेस लेंगे, एक साल का प्रॉफिट बेस लेंगे या बैक 2-3 ईयर्स का प्रॉफिट बेस लेंगे, कुछ वैसा ही। जैसे तुम ही लोगों का अगर हम अभी, तुम लोग का तो खैर 12th अभी चल रहा है, लेकिन जो तुम लोगों के सीनियर जिनका 12th हो गया,
जब सीवीसी ने उनका रिजल्ट बनाने की बात कही तो किसी एक साल का डेटा लेने को नहीं कहा, उन्होंने कहा कि 12th का भी रिजल्ट्स लीजिए, 11th का भी लीजिए और इवन 10th का भी कहा। तो उन्होंने 3 साल के डेटा यूज करने की बात कही। कुछ ऐसा ही जो कंटेंट है, कुछ रूल्स है, कुछ बेस है, वो बेस तुमको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। उसी को बेस बनाकर करंट ईयर के सेशन में हम लोग उतने ड्यूरेशन का उसका प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा कैलकुलेट करते हैं, उसी को ट्रांसफर करते हैं जब उस पार्टनर्स के अकाउंट में, तो इस अकाउंट को ओपन किया जाता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या तुम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की मीनिंग समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फाइनली याद Yes, रखना, sir. ये पीएल सस्पेंस अकाउंट किसी भी साल का प्रॉफिट या लॉस नहीं है, बल्कि किसी ईयर के प्रॉफिट या लॉस को बेस बना करके करंट ईयर में डिजीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा होता है। नाउ अब बात करें जर्नल एंट्री की। तो देखो, बेस चाहे कुछ भी हो, मेथड चाहे कुछ भी हो, तुम लोगों ने देखा होगा नोट्स, तो 2 मेथड की मैंने बात की हुई है। तो चाहे जिस तरह भी पीएल सस्पेंस कैलकुलेट किया जाए, उसकी एंट्री जो बनती है वो 2 तरह की हो सकती है। और मैं फिर कहूंगा वो जो एंट्री बनेगी वो उसके कैलकुलेशन पर इफेक्ट नहीं डालेगी या उसके वजह से नहीं होगी, बल्कि जो एंट्री बनेगी वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में रेशियो के डेटा पर। तो देख सकते हो, जर्नल एंट्री को मैंने 2 केस में बांटा है, केस ए और दूसरा ये रहा केस बी। अब ध्यान से इन केसेस में जो बातें कही है मैंने उसको समझो और उसके बेसिस पर क्या एंट्री बनेगी वो समझो। तो केस ए ये है कि इफ देयर इज नो चेंज इन द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। जैसे देखो, सभी लोग जानते हो कि एक पार्टनर के डेथ के बाद एक नया रेशियो होता है रिमेनिंग पार्टनर्स का। तो अगर उन रिमेनिंग पार्टनर्स के नए रेशियो में कोई चेंज ना हो तो ये है हमारा केस ए। जैसे एग्जांपल ले लो कि XYZ पार्टनर्स थे जिनका रेशियो था 8, 6 एंड 1। तो 8, 6, 1 ये ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो है, और इस रेशियो में अगर हम कहते हैं Z की डेथ हो जाती है, तो Z के डेथ डिजीज होने के बाद बाकी पार्टनर्स का जो रेशियो बच रहा है वो है 8 और 6। तो 8 और 6 ये उनका रिमेनिंग रेशियो है। अगर फ्यूचर में उनका कोई न्यू रेशियो दिया हो जो इस 8, 6 से अलग हो, तब हम लोग केस बी कहेंगे। अगर सेम टू सेम 8, 6 है तो केस ए कहेंगे। जैसे तुम लोग देख पा रहे हो, मैंने दिखा है कि जेड की डेथ हो गई है और न्यू रेशियो है 4:3। तो बताओ, इस क्वेश्चन में उनका ये न्यू रेशियो क्या उनके ओल्ड रेशियो से अलग है कि सेम है? सर सेम है। सर सेम है। सेम है सर। हाँ, देखो, अगर हम इन डिजिट्स को ध्यान देंगे तो कोई भी कहेगा कि नहीं सेम तो नहीं दिख रहा है, वहां 8 यहाँ 4, वहां 6 यहाँ 3, तो सेम तो नहीं है। लेकिन जब हम इन दोनों को इक्वल रख के कंपेयर करेंगे तो हमें दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस 8 और 6 को काटने पर 4 और 3 ही बनेगा। तो यानी इस केस में हम देख पा रहे हैं कि न्यू रेशियो दिया तो है लेकिन वो बिल्कुल वही है जो ओल्ड रेशियो था या रिमेनिंग रेशियो था, इसलिए ये केस ए है। तो केस ए तब होगा जब न्यू रेशियो में कोई चेंज ना हो या फिर क्वेश्चन में ये बताया ही ना हो कि न्यू रेशियो क्या था, तब हम मानेंगे हमारा केस ए है। यानी कि पीएल सस्पेंस की तब एंट्री क्या बनाओगे, तो वह एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखना, ये एंट्री मैंने जो लिख कर दी है ये सिर्फ प्रॉफिट की एंट्री है, मतलब बिजनेस में प्रॉफिट एज अ बेस यूज किया गया तो उस मरे हुए पार्टनर का प्रॉफिट का हिस्सा है, तो उस कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया और बिजनेस के लिए वो लॉस बनेगा तो वो पीएल सस्पेंस डेबिट हो गया। लेकिन अगर वो बेस अमाउंट जिसको हम यूज कर रहे हैं वो प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो इसी एंट्री को रिवर्स कर देते, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्रेडिट हो जाता और पार्टनर का कैपिटल डेबिट हो जाता। यानी अगर किसी पार्टनर की डेथ हुई है तो जरूरी नहीं है कि उसका कैपिटल बढ़ेगा ही एज प्रॉफिट लॉस शेयर्स, उसका कैपिटल घट भी सकता है। डिपेंड करता है कि जिस चीज को बेस अमाउंट के तौर पर यूज किया जाएगा वो प्रॉफिट है कि लॉस। तो क्या सबको ये पहला केस, उसका कॉन्सेप्ट और उसकी एंट्री क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. तो जिस तरह से केस ए में लिखा हुआ था कि न्यू रेशियो में कोई चेंज ना हो, तो वैसे ही केस बी को एक बार देखो। केस बी का कॉन्सेप्ट क्या है? केस बी तब होगा कि अगर पार्टनर के रेशियो में एक चेंज आ जाता है, तब जाकर के केस बी का कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। और जिसका एग्जांपल एक सामने देते हैं, XYZ पार्टनर्स थे जिनका रेशियो था 4:3:2,
और जिसमें से x की डेथ हो गई है। तो अगर x को इस केस में रेशियो में से हटा दिया जाता है तो बाकी पार्टनर्स का जो रेशियो बच रहा है वो 3:2 बच रहा है। तो अगर इनका फ्यूचर का रेशियो भी 3 और 2 के प्रपोर्शन में रहेगा तब अगेन केस ए कहलाएगा। लेकिन अगर 3:2 से अलग कुछ रेशियो हो तो वो बन जाएगा केस बी। तो लिखा है x died and the future ratio between y and z decided equally। तो यानी फ्यूचर में इन दोनों का शेयर बिल्कुल सेम होगा। तो बोलो क्या इनके रिमेनिंग रेशियो से न्यू रेशियो अलग है कि सेम है? सर अलग है। सर अलग है। सर अलग अलग है। तो देखो जैसे ही हमने ये बात फील कर लिया कि इस केस में रेशियो बदल गया है इनका, तो इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का कैलकुलेशन नहीं बदलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे इस केस की एंट्री को बनाने के लिए पीएल सस्पेंस को कैलकुलेट करने का तरीका होगा, सेम तरीके से इस केस में भी कैलकुलेट करोगे। लेकिन जो एंट्री का तरीका है जो तुम लोग देख पा रहे हो यहां पर, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसकी डेथ हो गई, ये चीज बदल जाएगा। बस एंट्री को लिखने का तरीका। और क्या बन जाएगा एंट्री? तो ये एंट्री भी कोई नई एंट्री नहीं है, तुम लोगों ने सबने सीखा है गुडविल ट्रीटमेंट जैसे करते हैं बिल्कुल वैसे ही। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू डिजीज्ड पार्टनर, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट, यानी गुडविल को जैसे ट्रीट करते हैं। और नोट मैंने देखो लिख दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विल नॉट बी क्रिएटेड या विल नॉट बी ओपन इन सच केस। ऐसे केस में पीएल सस्पेंस को यूज नहीं करना है। तो सबको अब ये दोनों केसेस क्लियर हैं? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ। सर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्यों नहीं क्रिएट करते हैं? इसमें क्यों नहीं क्रिएट करते हैं? एक्चुअली देखो, जब फ्यूचर में, ये वैसे एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ऐसा एक्सप्लेनेशन है जो फ्यूचर रेफरेंस में आता है। देखो ध्यान से अब समझना। जैसे देखो हमने ये पीएल सस्पेंस अकाउंट ओपन किया, ठीक है, तो जो पार्टनर जिसकी डेथ हो गई उसको तो उसका प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है इसमें भी और मिल रहा है इसमें भी, दोनों में हिस्सा तो मिल रहा है। लेकिन इस केस की बात करते हैं तो यहां पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया, बाय मींस बिजनेस के लिए एक लॉस क्रिएट हो गया। ये लॉस कहां जाएगा फ्यूचर में? बैलेंस शीट में जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, तो जब बैलेंस शीट में ये जाएगा और फिर फ्यूचर में कभी रिकंस्टिट्यूशन होगा यानी एडमिशन होगा या किसी का रिटायरमेंट या डेथ होगा, तब ये पीएल सस्पेंस भी पार्टनर्स में बटेगा। और जिन लोगों में बटेगा यानी रिमेनिंग पार्टनर्स में, तो किस रेशियो में बटेगा? उनके पुराने रेशियो में कि उनके न्यू रेशियो में? सर पुराने रेशियो में। नहीं, अगर पार्टनर की डेथ इस साल होती है मान लो, और यहां पर पीएल सस्पेंस अकाउंट 10,000 से क्रिएट हो गया और आज के 5 साल के बाद एक नए पार्टनर को इन्होंने ज्वाइन किया, तो उस समय उनका ओल्ड रेशियो आज का न्यू रेशियो ही तो होगा ना। यस सर। तो ऐसे केस में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सस्पेंस अकाउंट दोनों के न्यू रेशियो में बट जाएगा, यानी आज के न्यू रेशियो में। उस समय के लिए तो वो ओल्ड रेशियो ही होगा। तो उसमें क्या है कि जैसे इस केस में हुआ कि उनका रिमेनिंग रेशियो और उनका न्यू रेशियो सेम था, जिसका मतलब है कि गेनिंग रेशियो बिल्कुल सेम था। तो उनको फ्यूचर में इस रेशियो में बांटने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको कोई भी मतलब कंप्लेंट नहीं होगी कि मुझको ज्यादा नुकसान हुआ, किसी को कम नुकसान हुआ। लेकिन जब इस केस की बात करेंगे तो इस केस में किसी पार्टनर के डेथ होने की वजह से YZ का रेशियो बदलकर इक्वल हो गया, तो क्या लगता है दोनों को गेन बराबर हुआ कि किसी को ज्यादा या किसी को कम गेन हुआ होगा? यस सर, किसी को ज्यादा और किसी को कम भी हो सकता और है। इवन ये भी हो सकता है कि गेन किसी एक ही को हुआ है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। यस सर। और फिर इमेजिन करो, अगर फिर मैं कह दूं यहां पीएल सस्पेंस अकाउंट ही ओपन कर देते, तो फिर 5 साल के बाद जब एडमिशन होता किसी का, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस किस में बढ़ता और किस रेशियो में बढ़ता? तो अगेन वो बढ़ता इक्वल रेशियो में, मतलब उनके आज के न्यू रेशियो यानी उस समय के लिए ओल्ड रेशियो में बढ़ता इक्वली, तो दोनों का यस नुकसान सर। होता। और जबकि आज तो गेन दोनों में से किसी एक ने ज्यादा किसी एक ने कम किया है या किसी एक ने ही गेन किया, तब तो यहां पर अब आ गई बात बायसनेस की, यहां पर बात आ गई एक कन्फ्लिक्ट्स की। तो उसी चीज को फ्यूचर में ना होने दिया जाए, उस चीज को बचाने के लिए ऐसे केस में जब गेन किसी का अलग आ जाए ओल्ड के मुकाबले, तब उस केस में पीएल सस्पेंस अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं, क्योंकि अगर करेंगे तब उस समय रेशियो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो जाएगा और तब ये इनके कंप्लेंट्स आएंगी कि उस समय तो जब किसी की डेथ हुई थी तो तुमने अकेले गेन किया था, तो आज उस लॉस में मैं हिस्सेदार क्यों बनूं?
या उस समय गेन में तुम ज्यादा पाए थे तो आज मैं ज्यादा नुकसान क्यों झेलूं, तुम ज्यादा नुकसान झेलो। इसीलिए गेनिंग पार्टनर्स को यहां यूज करेंगे, ना कि पीएल सस्पेंस अकाउंट। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अप्रिशिएट करूंगा इस बहुत ही ट्रिकी लॉजिकल क्वेश्चन की जो पूछा गया, जिसकी मुझे उम्मीद बहुत कम थी कि कुछ पूछे या कोई पूछेगा, बट रियली बहुत एक सही क्वेश्चन था। और आई थिंक आई होप कि जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया वो समझ पाए हो, क्योंकि ये फ्यूचर रेफरेंस का एक्सप्लेनेशन है, करंट समय में इम्पैक्ट में नहीं है इसका कोई भी, इसलिए शायद कई लोगों को समझ में ना भी आ रहा हो, ये भी हो सकता है। बट फिर कहूंगा जो इफेक्ट इसका आएगा आज नहीं आएगा, फ्यूचर में कभी आएगा जब रिकंस्ट्रक्शन दोबारा होगा, इसीलिए इसका जो वो फ्यूचर से रिलेट करता है। खैर, अभी भी किसी को एंट्रीज से कुछ पूछना है या मीनिंग से तो पूछ सकते हो, क्योंकि अब मैं स्टार्ट करूंगा इसके कैलकुलेशन के मेथड्स को। जल्दी बताओ, कोई डाउट है क्या? No, sir. नो सर। नो सर। ओके, सो जैसा मैंने कहा था तुम लोगों से कि चाहे मेथड 1 से हम कैलकुलेट करें या मेथड 2 से, किसी भी तरीके से पीएल सस्पेंस कैलकुलेट करें या क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दे दिया हो, कुछ भी हो, एंट्रीज जब बनाओगे तो एंट्री या तो गेनिंग वाला एंट्री बनाओगे या तो पीएल सस्पेंस अकाउंट को ओपन करके, जिसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि उसका रेशियो बदला कि नहीं बदला। तो ये दो एस्पेक्ट्स तुम लोग कभी मत भूलना कि कैलकुलेशन एक अलग एस्पेक्ट है और एंट्री एकदम अलग एस्पेक्ट है। एंट्री फिक्स्ड है कि किस केसेस में कौन सी एंट्री बनेगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ कैलकुलेशन। और मेथड ऑफ कैलकुलेशन एकदम अलग एस्पेक्ट है, इसमें मेथड को उसी वे में फॉलो करोगे जैसे क्वेश्चन तुम्हें सजेस्ट करेगा। तो देखो मेथड 1 क्या है। अच्छा, ऐसा नहीं कि जिसको मैंने मेथड 1 कहा उसी को मेथड 1 माना जाए। हो सकता है बुक में तुम लोग को मेथड 2 पहले दिखाई दे या मेथड 1 पहले दिखाई दे, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों मेथड का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट मेथड्स हैं, तो पहले किसी को भी पढ़ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेथड 1 को मैंने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, यानी पीएल सस्पेंस के कैलकुलेशन का वो टॉपिक, वो क्वेश्चन या वो मेथड जिसमें कि कैलकुलेट करने के लिए हमें सेल्स को एज अ बेस यूज करना होता है। और जबकि दूसरे मेथड का नाम देख लो क्या है, बाद में बात करेंगे फॉर्मूले की। मेथड 2 का नाम है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। यहां पे सेल्स को बेस नहीं लिया जाएगा, समय को बेस लिया जाएगा, जैसे तुम लोग यहां देख पा रहे हो कैलकुलेशन में इनटू में किया गया मंथ अपॉन 12, ये है टाइम बेसिस के अंडर। और अगर सेल्स बेसिस का फॉर्मूला तुम लोग देख रहे हो इस समय स्क्रीन पर, तो देख लो ध्यान से, कहीं भी क्या कोई मंथ अपॉन 12 जैसा दिख रहा है? No, sir. नो सर। सर। तो इन शॉर्ट एक बात सबको क्लियर हो गई होगी कि सेल्स बेसिस में मंथ का यूज नहीं है और टाइम बेसिस पर में मंथ का यूज है। रह जाता है मामला ये पहचानना कि कैसे समझेंगे कि सेल्स का बेसिस है कि टाइम का बेसिस है। तो इसको समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं ट्रिक लगाने हैं, ज्यादा कुछ नहीं समझना है। अगर क्वेश्चन में सेल्स के डिटेल्स मिल जाते हैं तो समझ लो कि सेल्स का ही बेसिस है। अगर सेल्स का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता तो दैट मीन्स क्वेश्चन टाइम बेसिस का है। ठीक है, नाउ क्या लिखा है देखो, इन दिस मेथड वी नीड टू फाइंड आउट प्रॉफिट ऑन सेल टिल द डेट ऑफ डेथ। देखो, चाहे मेथड 1 से हम करें चाहे मेथड 2 से करें, ये बात तो खैर कंफर्म है कि हमें प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ निकालना है। लेकिन सेल्स बेसिस में जो प्रॉफिट हम निकालते हैं वो प्रॉफिट निकलता है सेल्स को बेस बना करके, यानी प्रॉफिट ऑन सेल टिल द डेट ऑफ डेथ को हम फॉलो करते हैं इन द करंट ईयर। ये है हमारा पहला लॉजिक। और इसको कैलकुलेट करने के लिए, यानी प्रॉफिट ऑन सेल टिल द डेट ऑफ डेथ को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो में से कोई एक चीज मिलना ही चाहिए, तभी कैलकुलेट हो सकता है। और हर क्वेश्चन में इन दो में से एक ना एक चीज जरूर मिल जाएगा। और मैंने आज जो क्वेश्चन लिए हैं 7 या 8, उनमें ये दोनों देखो, टू कैलकुलेट दिस वी नीड टू हैव ईदर, इधर में पहला नंबर मैंने लिया है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, मतलब बैक ईयर, जिस ईयर डेथ हुआ उसके पिछले साल बिजनेस में प्रॉफिट ऑन सेल का परसेंटेज कितना था, जैसे 5% था, 10, 20, 30% क्या था, वो या तो मिल जाए, या फिर और अगर ये नहीं मिला तो हमें मिलेगा अमाउंट ऑफ सेल एंड प्रॉफिट इन द लास्ट ईयर। पिछले साल का प्रॉफिट और सेल दोनों मिल जाएगा या फिर परसेंटेज मिलेगा। क्या ये पूरा पॉइंट समझ में सबको आया?
Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके नाउ अब मैं तुम लोग को जो अभी मैंने ये बातें कही हैं, जो दो पॉसिबल डिटेल्स की बात की है, मैं चाहूंगा इनको तुरंत मैं तुम लोगों को किसी क्वेश्चंस में दिखा सकूं कि तुम लोग देखो और समझो कि किस तरह से डेटा मिलेंगे। तो देखो ये जो क्वेश्चन आज मैं करने वाला हूं, उन क्वेश्चन में से एक को देखो पहले। जैसे ये 7th क्वेश्चन देखो, यहां तुम लोग को क्या दिख रहा है कि लिखा हुआ है नविता एक पार्टनर की डेथ हो गई है और हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड वाज बेस्ड ऑन द सेल्स। देखो सेल वर्ड आ गया, सेल्स पर बेस्ड रहेगा ड्यूरिंग दैट पीरियड and which was rupees 6 lakh and the rate of profit during the past 4 year had been 10% on sale। यानी यहां पर हमारा जो डिटेल की पॉसिबिलिटी ये पहले नंबर केस का आ गया, हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिल गया है, तो ये है वो केस, वो तरीका। अब जबकि किसी और क्वेश्चन को मैं कहूं ध्यान दिया जाए जिसमें सेल्स है लेकिन उसमें परसेंटेज ना होकर पिछले साल के दो दो डिटेल्स मिलेंगे, तो वो भी एक बार देख लो जरा। ये रहा देखो 16th नंबर क्वेश्चन। यहां लिखा है कि सी की डेथ हो गई है 30 जून में। प्रॉफिट एंड सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, मतलब पिछले साल का ये प्रॉफिट है और ये सेल है। और सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून, मतलब उस साल का जिस साल डेथ हुई उस साल का सेल्स है 1.5 लाख। मतलब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया गया है बल्कि हमें दिया गया है पिछले साल का प्रॉफिट, पिछले साल का सेल और साथ साथ इस करंट सेशन का कुछ महीने का सेल्स। तो यही दो चीजें मैंने उस पर्टिकुलर नोट्स में लिखी हैं कि अगर हमें इस बेसिस से कैलकुलेशन करना है तो हमारे पास इन चीजों में से दो चीज में से कोई एक चीज जरूर मिल जाएगा, कि तो परसेंटेज मिल जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल का, या फिर हमें अमाउंट मिलेगा सेल्स का और प्रॉफिट का लास्ट ईयर में। क्या अब ये सारी बात एकदम से क्लियर हो गई सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हमेशा की तरह कहूंगा सब लोगों से कि सब लोगों का अटेंडेंस या बाय मीन सब लोगों का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसमें लापरवाही ना करें। कोई दो एक लोग का जवाब देना नहीं, सब लोगों का जवाब देना जिम्मेदारी है, इसलिए सभी लोग एक्टिव रहें और ध्यान दें। बार बार कहूंगा ये टॉपिक आज शुरू और आज ही खत्म है, तो अगर थोड़ी सी लापरवाही करोगे तो समझ नहीं पाओगे टॉपिक को। खैर अब आते हैं फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है इसके कैलकुलेशन का? तो देखो जैसे मैंने कहा कि दो तरीके से डेटा हमें मिल सकता है, एक प्रॉफिट का परसेंटेज, तो एक हमें मिल सकता है डेटा ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। तो उस बेसिस पर दो फॉर्मूले मैंने रख दिए हैं। जैसे मैंने पहले में कहा था कि हमको मिल सकता है अमाउंट ऑफ अमाउंट नहीं, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर। तो ऐसे केसेस में फॉर्मूला ये वाला तुम लोगों को फॉलो करना है, सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ। करंट ईयर में डेट ऑफ डेथ तक जितना सेल्स है वो पहले यूज करो और उसके बाद उसमें इसको ले जाओ थोड़ा सा, सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ करंट ईयर में और इनटू रेट बाय 100, जो परसेंटेज हमको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, और उसके बाद इससे जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर। तो ये है फॉर्मूला अगर क्वेश्चन में हमको परसेंटेज दे दिया है सेल्स पर प्रॉफिट का। लेकिन अगर ये परसेंटेज ना दिया हो तो ऐसे केस में इसको निकालने के लिए देखो, पहला डेटा तो बिल्कुल सेम टू सेम देख पा रहे होगे कि सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ करंट ईयर, ये बिल्कुल सेम टू सेम, ये दोनों में कॉमन चीज है। लेकिन जो रेट अनअवेलेबल है उसी रेट के लिए प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स ऑफ द करंट ईयर, बस ये काम कर देंगे तो वो रेट के इक्वल टू ही हो जाएगा। जो परसेंटेज दिया जाता है अगर वो गायब रहेगा तो उस परसेंट का अल्टरनेट है ये चीज, प्रॉफिट अपॉन सेल्स, और इससे हमारा रेट के इक्वल काम हो गया। तो जैसे ही ये काम होगा इनटू कर दो उसका शेयर, तो उसका पीएल सस्पेंस निकल आएगा। तो ध्यान से देख लो अच्छे से एक बार और बताओ कि फॉर्मूलों में क्या चीज है जो समझ में आया या नहीं आया। Are you all getting my voice? Yes, sir. Yes, sir. मैंने पूछा तुम लोगों से, जो वो सवाल का जवाब तुम लोग दे नहीं रहे हो अब तक। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर Clear हुआ है कि नहीं sir. जो मैंने चीज समझाई अभी तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इतना लेट रिस्पॉन्ड तुम लोग करोगे तो काम चलेगा, तुरंत रिस्पॉन्ड करो। खैर फॉर्मूला एक्सप्लेन हो चुका है तो तुम लोग को अब फिर एक बार समराइज कर रहा हूं। हमें
या तो रेट मिल जाएगा, वो परसेंटेज फॉलो करना है, या फिर प्रॉफिट अपॉन सेल्स को यूज करना है, देन मल्टीप्लाइड बाय सेल्स की वैल्यू जो करंट ईयर में दी गई होगी। जैसे ही वो अप्लाई करोगे उसके बाद इनटू उसका शेयर कर लेना। ये है फाइनली फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। मैं लगे हाथ दोनों फॉर्मूले पहले दोनों मेथड्स के बताऊंगा और उसके बाद न्यूमेरिकल्स है उसको अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे। तो ये मेथड 1 पूरा हो गया एक्सप्लेन। अब आते हैं मेथड नंबर 2 पर। तो मेथड 1 में आइडेंटिफिकेशन था सेल्स का होना, अब यहां सेल्स नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इसको कहते हैं टाइम बेसिस, क्योंकि यहां पर हम टाइम का एस्पेक्ट फॉलो करेंगे, जो तुम लोग यहां देख पा रहे होगे कि मंथ इन द करंट ईयर डिवाइड बाय 12। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था कि इस साल मान लो किसी पार्टनर की डेथ हो गई जनवरी में, तो उसके लिए मंथ कितना फॉलो करेंगे, 9 मंथ्स या 3 मंथ्स? सर 9 मंथ। सर सर 9 9। months. हाँ, तो सब लोग इस बात को ध्यान दें, हमें वो मंथ कैलकुलेट करना है जो उसका वर्किंग मंथ होगा, जितने समय उसने एक्टिवली वर्क किया। डेथ होने के बाद कितने महीने बचे वो हमें नहीं जानना है, ठीक है ना। तो ये है इसका फॉर्मूला। टाइम बेसिस पे एक ही फॉर्मूला है, बेस अमाउंट। बेस अमाउंट क्वेश्चन में बता दिया जाएगा, इनटू उसका शेयर, और इनटू उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है मंथ अपॉन 12 का, और जिसको मैंने बता दिया कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। नाउ बात जब कर रहे हैं बेस अमाउंट की, तो उसी को समझना है कि इस मेथड के अंदर बेस अमाउंट आम तौर पर ये 3 तरीकों से ही मिलता है हमारे क्वेश्चन में। या तो एवरेज प्रॉफिट के तौर पर मिलता है, या टोटल प्रॉफिट यूज कर लो ऐसा बोलते हैं, या फिर लास्ट ईयर का सिर्फ एक लास्ट ईयर का प्रॉफिट या लॉस यूज कर लो। यानी ये सबसे कॉमन तरीकों में से एक है, और इनमें भी सबसे कॉमन जो तरीका है वो एवरेज प्रॉफिट है और वो लास्ट ईयर प्रॉफिट है। ये जो टोटल प्रॉफिट है बहुत रेयर ही मिलता है। और अगर क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई भी बेस ना मिला, तो उस क्वेश्चन में एक अलग सा केस बनाकर दिया जा सकता है, जो मैंने यहां लिख दिया है, एनी अदर स्पेसिफाइड अमाउंट। क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि इनसे अलग क्या यूज करना है। तो ये चीज तो मैं गेस भी नहीं कर पाऊंगा और ना तुम कर पाओगे। जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा बेस यूज कर लो, बट कहीं से भी ये इम्पॉसिबल चीज नहीं है। बेस अमाउंट पता लगाना एकदम से पॉसिबल है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह गुडविल वैल्यूएशन के लिए हम लोगों ने सीखा कि परचेज ईयर को मल्टीप्लाई करना है एवरेज से कि सुपर प्रॉफिट से या किससे, वो चीज क्वेश्चन में लिखा रहता है। वैसे ही हमें बता दिया जाएगा एवरेज प्रॉफिट को यूज करना है कि टोटल प्रॉफिट को, या फिर लास्ट ईयर को, या इन सब से भी अलग कुछ होगा तो वो भी स्पेसिफाइड रहेगा। तो जो भी लिखा रहेगा उसी को एज बेस अमाउंट फॉलो करेंगे। डिजीज पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे मंथ अपॉन 12 से, और इससे जो वैल्यू निकलेगी वही है उसका पीएल सस्पेंस अकाउंट। और लिखा भी है मैंने कि द बेस अमाउंट विल बी टेकन एज स्टेटेड इन द क्वेश्चन। तो बोलो, किसी को फॉर्मूले में कुछ पूछना है? कोई डाउट? No, sir. नो सर। नो सर। ना अब मैंने यहां लिखा है जर्नल एंट्री फॉर बोथ द मेथड्स, मेथड 1 से हो रहा हो चाहे मेथड 2 से हो रहा हो, जो एंट्री बनेगी उस क्वेश्चन में वो बिल्कुल सेम वही एंट्रियां बनेंगी जो मैंने प्रीवियस पेजेस में एक्सप्लेन किए हैं। कौन सी एंट्री की बात मैं कर रहा हूं? तो वो इस एंट्री की बात हो रही है कि अगर उनके न्यू रेशियो में कोई चेंज आया है तो पीएल सस्पेंस की जगह हो जाएगा गेनिंग पार्टनर्स टू डिजीज्ड पार्टनर, और अगर कोई चेंज ना हुआ हो तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बोलो यहां तक के सारे एक्सप्लेनेशन यानी बेस ऑफ द टॉपिक क्लियर हो गया है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। जैसा तुम लोग देख पा रहे हो कि अब हम समझेंगे न्यूमेरिकल्स को, टीएस ग्रेवाल के न्यूमेरिकल्स को, जो मैंने सबसे पहले पेजेस में लगा रखे हैं। और देखो क्वेश्चन नंबर 7 है यहां पर, 10th क्वेश्चन, 11th, 12th, यानी 4 क्वेश्चन हो गए अब तक, 13 5 हो गए, 14 6, 16 7, टोटल हमने 7 क्वेश्चन आज समाप्त किए हैं आज के टॉपिक को पूरा प्रॉपर समझने के लिए। और ये रहे वो सातों क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन वो हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं, कुछ मॉडिफाइड किए हुए हैं, कुछ बुक के नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देखो। और ये 7 क्वेश्चन सफिशिएंट से ज्यादा है समझने के लिए, और तुम लोगों को कुछ 7 के आसपास ही क्वेश्चन मैंने दिए भी हैं एज होमवर्क। सब लोगों से कहूंगा कि आज का टॉपिक पढ़ लिखने के बाद उसको एज होमवर्क ट्राई कर लेना, और उसके बाद जो डाउट्स वो पूछ लेना। तो खैर 7th क्वेश्चन पे पहले आते हैं। आर यू ऑल रेडी? यस सर। Yes, यस सर। yes, sir. हाँ,
तो मैं तुम लोगों से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पूछूंगा कि कौन सा मेथड है, कौन सा बेसिस है, किस तरह से होगा, तो तुम लोग ध्यान से सुनो और बताते चलना साथ साथ। तो ध्यान दो। दिनकर, नविता एंड वानी वर द पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। नविता, नविता यानी सेकंड पार्टनर की बात हो रही है, ये 2 वाला हिस्सा। नविता डाइड ऑन 30 जून 2007। डेट ऑफ डेथ मिल गया हमें। डेट ऑफ डेथ का कभी यूज है और कभी नहीं भी है, तो अभी के लिए इसको इग्नोर करेंगे। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड। इंटरवेनिंग पीरियड का मतलब करंट सेशन के फर्स्ट डेट से लेकर टिल द डेट ऑफ डेथ, इसको कहेंगे इंटरवेनिंग पीरियड। तो हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड वाज बेस्ड ऑन सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड ₹6 लाख। यानी इस ड्यूरेशन की बात हो रही है कि सेशन के स्टार्टिंग से जून 30 डेट ऑफ डेथ तक उस बीच में सेल्स कितने का हुआ है? 6 लाख का। और रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 years हैड बीन 10% ऑन सेल। और पिछले 4 साल में जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल रहा है वो 10% ऑन सेल रहा है। और फर्म का बुक्स क्लोज होता है 31 मार्च को एवरी ईयर। ये हो गया पूरा क्वेश्चन। चलो जल्दी से बताओ, यहां इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड है? मेथड 1 है कि मेथड 2 है कैलकुलेशन का? सर मेथड 1। उस मेथड का मेथड 1 मेथड का नाम क्या है वो भी बताओ। जिसमें न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो की नहीं इक्वल नहीं होता नहीं है। नहीं, मैं एंट्री की अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन जो होगा वो मेथड 1 से होगा कि मेथड 2 से, यानी कि सेल्स बेसिस है कि टाइम बेसिस, मैं ये पूछ रहा हूं अभी। सेल्स बेसिस। सर सेल्स बेसिस। हाँ, अच्छा ध्यान से एक बात सब लोग समझें जरा ध्यान से। देखो, मैंने आज के टॉपिक को समझाने के लिए सबसे पहले तो शुरुआत मैंने एंट्री से की, ठीक है, और बाद में मैं लेकर आया तुम लोगों को कैलकुलेशन के फेज में। लेकिन तुम लोग बताओ, पहले एग्जाम में एंट्री बनाओगे कि पहले कैलकुलेशन ऑफ पीएल सस्पेंस करोगे? क्या करोगे? सर कैलकुलेशन ऑफ पीएल। कैलकुलेशन। यस यस, मेरा भी यही मानना और कहना है कि पहले हम पीएल सस्पेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इसीलिए मेरा सवाल यही था कि कैलकुलेट करने का मेथड कौन सा लेंगे। तो खैर ये तो सबको क्लियर था, क्योंकि यहाँ पे बहुत इजी वे में आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि सेल्स वर्ड आ चुका है क्वेश्चन में, जो अपने आप में एक हिंट है कि सेल्स बेसिस से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नाउ अब ये चलो बात हो गई कैलकुलेशन किस बेसिस पर होगा। अब सवाल मेरा ये है कि इस क्वेश्चन को जब एंट्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या पीएल सस्पेंस अकाउंट को यूज करेंगे कि गेनिंग रेशियो में इस्तेमाल करेंगे? बोलो जल्दी से। सर पीएल सस्पेंस अकाउंट। अकाउंट। उसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या दोगे इसके पीछे? ओल्ड रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो। यस सर। कह सकते हैं कि यहां पर रिमेनिंग पार्टनर के न्यू रेशियो में इन कंपैरिजन टू ओल्ड रेशियो कोई चेंजेस नहीं बताए गए हैं। दैट इज व्हाई पीएल सस्पेंस अकाउंट यहां पर यूज होगा। खैर, सब डेटा सबने देख लिया है, बुक्स तुम लोग के सामने होंगे, अब सामने रखे रहो। अब मैं चल रहा हूं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखो 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करना, जैसा मैंने कहा, हम निकालने वाले हैं डिजीज्ड पार्टनर नविता का प्रॉफिट का हिस्सा, और जिसके लिए हमने अभी कहा था 2 मेथड्स है, सेल्स का और टाइम का। जरा एक बार फॉर्मूला फिर देखते हैं, सेल्स बेसिस में फॉर्मूला क्या था। देखो 2 फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला। ध्यान से देख के बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है इस बार, पहला या दूसरा? सर सेकंड वाला। सेकंड वाला। सेकंड वाला, यस वेरी गुड। क्योंकि Second वाला। क्योंकि क्वेश्चन में हमें 10% का रेट दे दिया गया है, तो सेकंड मेथड को यूज करके हम पीएल सस्पेंस निकालेंगे। बस मैं यही चाहता हूं सब लोगों से, इसी तरह सब लोग एक्टिव रहें तो थोड़ा सा पढ़ने और पढ़ाने में मजा आ जाएगा। तो देखो फॉर्मूला था सेल्स टिल डेथ इनटू रेट बाय 100 और फिर मल्टीप्लाई बाय उस पार्टनर का शेयर। तो सेल्स टिल डेथ तुम लोग के सामने क्वेश्चंस हैं बुक के, तो देख सकते हो या याद होगा, अभी मैंने रीड किया था। 6 लाख का सेल्स दिया था ड्यूरिंग दैट इंटरवेनिंग पीरियड। तो 6 लाख का सेल्स इनटू जो रेट बताया था वो 10% ऑन सेल था, और उसके बाद उस पार्टनर का शेयर जो कि रेशियो था 3:1, तो 2/6 उसका शेयर था। इसको कैलकुलेट किया, आ गया 20,000। कैलकुलेशन इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क एट ऑल, आई थिंक। तो कैलकुलेट हो गया। मेन चीज तुम लोग का है फॉर्मूला पिक करना। 20,000 का उसका प्रॉफिट शेयर है। नाउ
एंट्री की हमने बात की थी कि जिस तरह से हमें एंट्री समझ के करनी है। तो जैसा हम जान रहे हैं कि इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं बदला है, तो हमें एंट्री बनानी होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नविताज कैपिटल अकाउंट 20,000। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब तुम लोग भी समझ सकते हो इतने सॉल्यूशन के लिए क्या तुमको 6 नंबर मिलेंगे या कितने नंबर मिलेंगे, बोलो। सर 3 मार्क्स। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स तुम लोग को इसमें मिलेंगे, या बहुत नसीब खराब रहा तो 1 नंबर के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन 3 मार्क्स से ज्यादा तो नहीं हो सकता। खैर, क्वेश्चन खत्म हो चुका है और ये देख सकते हो सीबीसी के 2019 के मेन पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ फाइनली बताओ, किसी को 7th क्वेश्चन के सॉल्यूशन से कुछ पूछना है, कोई डाउट है किसी का? नो सर। नो सर। ओके, नाउ 8th क्वेश्चन भी वैसा ही है, 9th भी वैसा ही है। तो मैंने तुम लोग को ये, क्योंकि बोर्ड का क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया है कि ये तुम लोग खुद से कर लेना 9th नंबर क्वेश्चन। 8th नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। खैर, 10th भी, 10th 11th 12th ये तीनों मैं ही बताऊंगा। खैर, 10th देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। एबीसी पार्टनर्स है जिनका रेशियो 3:1 है, ये रेशियो फिर से वैसा ही है। बी की डेथ हो गई 30 जून में। देखो नाम बदल गए हैं लेकिन ना डेट बदला है और ना ही रेशियो बदला है, सब कुछ वही दिख रहा है अभी भी। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 प्रपोर्शनेट प्रॉफिट 21 इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब जिस ईयर में उस पार्टनर की डेथ हुई है उस साल के लिए जिस प्रॉफिट को यूज करना है वो 21 का प्रॉफिट होगा। और बोला गया ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 बैड डेट्स थे 2000 के, जिसको एडजस्ट करना है उस प्रॉफिट में। और प्रॉफिट था उस साल 31 मार्च 21 यानी बैक ईयर का, क्योंकि सब जानते हो जिस साल डेथ हुई है उस सेशन का तो प्रॉफिट लॉस हमने कैलकुलेट नहीं किया होगा अब तक, तो किसी और प्रॉफिट को यूज करना है। और यहां बोल ही दिया है कि इस साल के लिए प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट 21 का यूज किया जाएगा। तो 21 का जो प्रॉफिट था हमारे पास 31 मार्च के डेट में वो है 14,000, लेकिन बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स है, तो यानी बैड डेट्स का यहाँ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो याद होगा मैंने कुछ देर पहले तुम लोग को जो नोट्स में लिख कर दिया था बेस अमाउंट के बारे में, यहां ये देखो, ये जो 4 बेसिस मैंने बताए थे, एवरेज, टोटल, लास्ट ईयर या कोई अलग तरीका, बोलो इनमें से कौन सा बेस है इस बार? सर स्पेसिफाइड अमाउंट। बस सब में से सर किसी, लास्ट ईयर। हाँ चलो ठीक है। इस क्वेश्चन में जो मेरे हिसाब से तरीका है वो ये वाला है, एनी अदर स्पेसिफाइड अमाउंट, क्योंकि लास्ट ईयर तो है ही इस क्वेश्चन में, लेकिन बैड डेट्स का भी एक उसमें एडजस्टमेंट डाल दिया गया है। तो यानी सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर नहीं है, उसमें उस पर कुछ और भी चेंजेस करने को कहे हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे एनी अदर स्पेसिफाइड अमाउंट। तो खैर जो भी हो, अगर समझ गए हो तो कोई मतलब नहीं, तुम लोग इस चीज को समझ, किस डेटा को यूज करना ये समझना जरूरी है। और जो आई थिंक तुम लोग समझ गए हो, तो नाउ इस अकॉर्डिंग कैलकुलेशन देखो और उसके बाद उसकी एंट्री देखो। तो जैसा बोला गया था बैड डेट्स को एडजस्ट करना है, तो सबसे पहले प्रॉफिट में बैड डेट्स का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर द एडजस्टमेंट्स ऑफ बैड डेट्स, 14,000 का प्रॉफिट था, 2,000 का बैड डेट्स है, 12,000 बचेगा रिमेनिंग अमाउंट। 12,000 को यूज करेंगे एज बेस अमाउंट और उसका प्रॉफिट शेयर निकालेंगे। नाउ सवाल फिर वही आता है, कौन सा मेथड है, सेल्स बेसिस है कि टाइम बेसिस है? सर टाइम बेसिस। ओके, टाइम बेसिस है, दैट मीन्स कि हम लोग को मंथ का यूज करना कंपल्सन बन जाता है। तो ये रहा वो मंथ। ये 3 महीने कैसे और क्यों आए हैं मैंने एक्सप्लेन करके यहां लिख दिया है। अप्रैल 1 यानी सेशन के फर्स्ट डे से लेकर डेट ऑफ डेथ का गैप है 3 महीने। फिर जिस बेस को यूज करना था वो बेस अमाउंट ये रहा 12,000, जैसा क्वेश्चन बोला गया था वैसा ही। और उसके बाद उसका प्रॉफिट शेयर जो कि था 2/6। अगर इस क्वेश्चन में स्पेसिफाइड अमाउंट ना होता, लास्ट ईयर होता, तो हम लोग 12,000 की जगह 14,000 को यूज कर रहे होते, लेकिन स्पेसिफाइड था कि बैड डेट्स का एडजस्टमेंट भी करना है, इसलिए 12,000 को हम यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ 14,000। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय शेयर एंड मल्टीप्लाई बाय मंथ्स, इन तीनों को जब हमने आपस में सॉल्व किया तो इससे कैलकुलेशन हो जाता है 1,000 रुपीज का। क्या किसी को यहां तक कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन में?
नो सर, नो सर, ओके। नाउ अब हम जर्नल एंट्री की बात करेंगे। तो जैसा तुम लोग जानते हो कि कैलकुलेशन के बाद जब एंट्री को बनाया जाता है तो हमको ये जानना रहता है कि ये किस टाइप की एंट्री से यूज होगा, बाय मींस रेशियो बदला कि ना बदला। तो बताओ इस क्वेश्चन में कौन से वाली एंट्री बनेगी, पीएल सस्पेंस वाली या बिना पीएल सस्पेंस के? सर पीएल सस्पेंस वाला। सस्पेंस वाला। तो ये रही, देखो एंट्री सामने तुम लोगों के, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर यानी बी का कैपिटल अकाउंट। अब देखो बाय चांस मैं यहाँ भूल गया हूँ लिखना, 1000 लिखना है, इसमें कोई खैर बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन हो चुका है, बस उस डेटा को यहाँ फिल कर लेना है, 1000 से ये एंट्री बन जाएगी। तो क्लियर है सबको ये क्वेश्चन नंबर 10? Yes sir. Yes sir. Yes. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। अब लिखा है सर राम, मनु एंड हरि पार्टनर्स एक फर्म में। फिलहाल हमें कोई रेशियो नहीं दिख रहा है, तो अगर पढ़े हम पार्टनरशिप डीड सब जानते हो, रेशियो ना मिले तो इक्वल मान लिया जाता है। खैर आगे देखते हैं, रेशियो शायद मिल ही जाए। हरि डाइड ऑन 30 जून, अगेन डेट ऑफ डेथ वही है 30 जून। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ was to be calculated on the basis of, ये रहा देखो बेसिस वाला लाइन मिल गया, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, कि बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर बिफोर डेथ। तो बोलो उस बेसिस में से कौन सा बेसिस हमको फॉलो करने को बोला गया है? Sir average year. Sir तो average. अब बताओ क्या तुम लोगों को बेस अमाउंट पहचानने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं? नो सर। No sir. बिल्कुल ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो बस बेस अमाउंट को पहचानना है और मेथड पहचानना है, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। खैर प्रॉफिट दिया गया है 2019 का, 20 का और 21 का, मतलब लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट। ये रहा डेटा हमारे पास, कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। चलो बताओ कौन सा मेथड है यहां पर, सेल्स बेसिस की टाइम बेसिस? सर टाइम बेसिस। Sir time टाइम बेसिस। और अगली चीज, time basis. ये पीएल सस्पेंस अकाउंट यूज करना है कि नहीं करना है? सर पीएल सस्पेंस यूज करना है। Suspense account का करना है। हाँ देखो तुम लोग अगर ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 10th और 11th एक जैसा ही लगेगा, बस फर्क इतना है कि यहां पर हमने लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से बैडजस्ट को एडजस्ट करने के बाद यूज किया, और यहां पर एज पर द इंफॉर्मेशन हमने एवरेज प्रॉफिट को यूज करना है, बाकी सब कुछ सेम है। तो बस फटाफट सॉल्यूशन को देख लेते हैं कि क्या सॉल्यूशन बन रहा है इस क्वेश्चन का। ये रहा 11th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो जैसे कहा गया था बेस अमाउंट के लिए एवरेज चाहिए हमें, तो सबसे पहले एवरेज निकालोगे, तीनों साल का रेस्पेक्टिव प्रॉफिट हमने ऐड किया, डिवाइड बाय 3 किया, टोटल आया 3,60,000 डिवाइड बाय 3 और अमाउंट बन गया एवरेज 1,20,000। तो बेस अमाउंट जो हमें लेना था वो था एवरेज, जो कैलकुलेट होकर आ गया है 1,20,000। नाउ अब हमें निकालना था हरी का प्रॉफिट शेयर। तो बेस अमाउंट यानी 1,20,000 हमने यूज कर लिया, इनटू उसका शेयर, और हमारे क्वेश्चन में हमें कोई रेशियो मिला नहीं, तो 1:1:1 मान लेंगे इक्वल, और उसके अकॉर्डिंग हरी का शेयर बन जाएगा 1/3। और अगेन मंथ को यूज करना है, और मंथ फिर से अप्रैल से जून तक का ही गैप था, और 3 महीना फिर से बन रहा है, और इस तरह से कैलकुलेट करने पर आ गया 10,000। और अब उसकी एंट्री बनाते हैं, तो एंट्री वही है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000। जल्दी बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। No sir. Okay, now let's move on to the next question. 12th क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इंपॉर्टेंट मैंने मार्क किया, उसको कुछ रीजंस हैं, बट पहले देखो खुद समझो कि रीजन क्या है यहां पे इंपॉर्टेंट लिखने का। XYZ पार्टनर्स थे जिनका रेशियो था 3:1। Y की डेथ हुई है 30 जून, यानी अगेन डेटा कुछ वैसा ही है, ओल्ड रेशियो भी 3:1 है, और डेथ करने वाला पार्टनर भी सेकंड पार्टनर, और डेट ऑफ डेथ भी जून है। खैर उससे कोई मतलब नहीं है, जैसा मिलेगा वही हमें फॉलो करना है। प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 21 टू 30 जून 21, मतलब कि जो इंटरवेनिंग पीरियड होता है उस पीरियड का प्रॉफिट खुद ही दे दिया है 3,60,000। मतलब कि हमें जो मंथ का फैक्टर लाना पड़ता है वो इसलिए लाना पड़ता है
क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो प्रॉफिट को एज अ बेस हम यूज करते हैं वो पूरे एक साल का होता है, तो उसको प्रोपोर्शनेट करने के लिए मंथ में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन यहां पे जो प्रॉफिट दिया है, क्या ये प्रॉफिट पूरे एक साल का है कि सिर्फ 3 महीने का है? जल्दी बताओ। सिर्फ 3 महीने का। 3 months का है। हाँ, तो अगर ये प्रॉफिट 3 महीने का ही है तो क्या दोबारा अलग से हम 3/12 करें या ना करें? सर नहीं करेंगे। सर नहीं करें। तो कुछ इसी वजह से मैंने इसको इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया। और एक वजह भी है इंपॉर्टेंट हाईलाइट करने के लिए, वो देखो ये रहा। एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक न्यू रेशियो दिया गया है, तो जरा बताओ जल्दी से, क्या ये न्यू रेशियो उनके रिमेनिंग रेशियो से अलग है कि सेम है? सर अलग है। अलग है। अलग है, बिल्कुल, क्योंकि y के जाने के बाद x और z का रेशियो बन रहा है 3:1, और 3:1 के कंपैरिजन में यहाँ 3:2 लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स कि ये उससे अलग है। और इसका मतलब हुआ कि हमारा जो फ्यूचर रेशियो है वो अलग है। और जिस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या हम लोग पीएल सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे कि नहीं यूज करेंगे? जल्दी बताओ। नो सर नहीं यूज करेंगे। हाँ, तो फाइनली सब बातें तुम लोगों को समझ में आ गई हैं। तो अब आती है बात इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो देखो ध्यान से अब सॉल्यूशन। ये रहा पहला एक नोट्स जो मैंने लिखा, जो तुम लोगों से पूछा मैंने अभी अभी। हेयर द न्यू रेशियो इज गिवन विच इज डिफरेंट फ्रॉम देयर रिमेनिंग रेशियो। उनके पुराने रेशियो से अलग है उनका दिया हुआ न्यू रेशियो, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हमें यूज नहीं करना, जो तुम लोगों ने क्लैरिफाई खुद ही कर दिया। और इसका मतलब है कि हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला सभी को मालूम है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, जो रिटायरमेंट का था। तो x का और z का गेनिंग रेशियो निकालना है। इनका न्यू रेशियो था 3:2, मतलब 3/5 2/5, और ओल्ड रेशियो में से था 3/6 और 1/6। सॉल्व किया 3/30 और 7/30, जिससे इनका गेनिंग रेशियो बन के आया 3:7। क्या यहां तक किसी को कुछ पूछना है टिल न्यू गेनिंग रेशियो? नो सर। ओके, ठीक है। तो अब यहां पर एक नोट्स या इंफॉर्मेशन कि सिंस इन दिस क्वेश्चन प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ इज ऑलरेडी गिवन, प्रॉफिट जो हमारे टिल द डेट ऑफ डेथ है उसका अमाउंट ऑलरेडी दे दिया है, सो वी नीड नॉट टू कंसिडर द मंथ्स फैक्टर व्हाइल कैलकुलेटिंग पीएल सस्पेंस। ये भी तुम लोगों ने जस्टिफाई खुद ही किया, मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया है वो खुद ही इंटरवेनिंग पीरियड्स का दिया है, तो दैट मीन्स हमें मंथ को यूज नहीं करना है। तो ये रहा बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन। y का प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू 3,60,000 जो इंटरवेनिंग पीरियड का प्रॉफिट खुद ब खुद है, इनटू उसका शेयर, मंथ इग्नोर हो जाएगा और आएगा 1,20,000। नाउ एंट्री की बात करें तो क्योंकि रेशियो बदल गया था इसलिए पीएल सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलेगा, गेनिंग पार्टनर्स विल बी डेबिटेड। तो एक्सेस कैपिटल और जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, जिसमें वाई का शेयर 1,20,000 आ चुका था और उसको ये लोग अपने गेनिंग रेशियो 3:7 में बांटेंगे, जिससे आएगा 36,000 84,000। खत्म हो गया क्वेश्चन। किसी को पूछना है तो जल्दी बता दो, तब हम अगले क्वेश्चन में जाएं। नो सर। नो सर। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 13th। अभी हमें पढ़ने हैं 13, 14 और 16। ये 3 क्वेश्चन मुझे अभी और भी एक्सप्लेन करने हैं। तो इंग्लिश के क्लास में थोड़ा लेट हो सकता है, तो इन बिटवीन अगर मैसेज आता है सर का तो उनको बोल देना सर 10 मिनट का टाइम थोड़ा सर लेंगे, और ठीक है ना, जब आएगा सर का मैसेज तभी लिख देना थोड़ा सा। खैर 13th क्वेश्चन में है, राधा टीना रीता पार्टनर्स थे, प्रॉफिट रेशियो इक्वल था उनका। रीता की डेथ हो गई 31 जुलाई में, तो थोड़ा सा अलग एक डेट मिला है इस बार, 31 जुलाई। राधा एंड टीना डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ was to be determined on the basis of the last year's profit। तो यहां पे क्लियरली वर्ड यूज हुआ है, जिस बेस को यूज करना वो बेस कौन सा है? जल्दी बताओ, बेस अमाउंट क्या है इस क्वेश्चन में? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर, बिल्कुल, ये रहा वो बेस जो कि लिखा है 4,50,000। बोला गया है एंट्रीज बनाइए पार्टनर के प्रॉफिट या लॉस के शेयर में। तो तुम लोग को दिख रहा होगा कि इसमें नया क्या है समझने के लिए, तो एक्चुअली नया कुछ नहीं है, लेकिन पिछले जो इस क्वेश्चंस को हमने किया था इसमें इसमें एवरेज प्रॉफिट को यूज करना था, इसमें लास्ट ईयर में बैड डेट्स का एडजस्टमेंट करना था, तो कुछ इस तरह के डेटा थे। लेकिन जो अभी हमने क्वेश्चन देखा इसमें प्योरली लास्ट ईयर का प्रॉफिट यूज करना है।
तो बस इसी के लिए मैंने इस क्वेश्चन को ऑप्ट किया, और जिसमें कुछ खास बताने के लिए नहीं है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन को देखो सॉल्व कैसे किया गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो, रीता का प्रॉफिट शेयर, जैसा हम सब समझ गए कि सेल्स बेसिस तो नहीं है तो मंथ का फैक्टर रहेगा। लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया था 4.5 लाख रुपए, उसका शेयर था 1/3 और उसका मंथ है 4 मंथ, अप्रैल से लेकर जुलाई, 4 महीने बनेंगे तो आएगा 50,000। और क्योंकि रेशियो में कोई चेंज भी नहीं हुआ तो पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रीतास कैपिटल 50,000। तो एकदम इजी है, क्योंकि इसके पहले हमने इस तरह के क्वेश्चंस देखे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लॉजिकल है। कुछ पूछना है तो जल्दी बताओ, और नहीं तो अगले क्वेश्चन को मैं शुरू करूं। नो सर। नो सर। तो देख सकते हो ना, क्वेश्चन एक्चुअली कई बार ऐसा भी मिलेगा जो तुम लोगों को विद इन 2 मिनट सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा, और कभी कभार क्वेश्चन में 5 मिनट भी लग सकता है। तो याद रखना है, इस टॉपिक में 5 मिनट से ज्यादा खर्च तुम लोग को नहीं करना है, ये तुम लोग का टारगेट होना चाहिए। खैर, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क किया हुआ है, 14th नंबर। मनोज, राकेश और हर्ष 3 पार्टनर्स थे, रेशियो था 2:1। मनोज की डेथ होती है 30 जून में। राकेश और हर्ष ने डिसाइड किया है कंटिन्यू करेंगे बिजनेस को। प्रॉफिट शेयर जो या लॉस कैलकुलेट होगा डिजीज्ड पार्टनर का फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तुम लोग अगर ध्यान से देखो तो लगेगा कि इस क्वेश्चन में और 13th क्वेश्चन के लैंग्वेज में आखिर फर्क क्या है। दोनों में बोला था ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, ये रहा। है कुछ फर्क दोनों में? बताओ जल्दी से। सर इसमें लॉस है। यस सर, इसमें लॉस। यस यस यस, यहां तक के लैंग्वेज में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन जैसे ही यहां देखते हैं कि यहां तो प्रॉफिट था बट यहां पर बोला लास्ट ईयर में लॉस हुआ है, तो बस इतने ही फर्क के लिए मैं इस क्वेश्चन को करवाना चाहता हूं। तो जल्दी से अब देखो सॉल्यूशन क्या है और अकॉर्डिंगली क्या नया चीज इसमें देखने को या समझने को मिल रहा है। देखो 14th क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात, यहां मनोज का शेयर प्रॉफिट का नहीं लॉस का बनेगा। फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है। बेस अमाउंट जो कि इस समय लॉस है 2 लाख का, प्रॉफिट शेयर उसका जो कि था 2/5, और मंथ जो कि 30 जून तक की डेट के हिसाब से 3 मंथ्स बनेंगे, तो आएगा 20,000। लेकिन ये 20,000 उसका प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है, लॉस का हिस्सा है। और किसी भी पार्टनर के लॉस के हिस्से से क्या होता है, उसका कैपिटल घट जाता है। तो मैंने कहा भी था, अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाए तो पीएल सस्पेंस की एंट्री को बस उलट देना है। तो मनोज कैपिटल डेबिट टू पीएल सस्पेंस अकाउंट, ये हो गई इसकी एंट्री। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टार्ट करो लास्ट क्वेश्चन। यस सर। यस सर। देखो वैसे तो अब कुछ बचा नहीं है बताने सीखने के लिए, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में देखो बस वो चीज बचा हुआ है जिस तरह का क्वेश्चन हमने अब तक देखा नहीं है, बस, और कोई बात नहीं है। अदरवाइज कुछ कॉन्सेप्ट रिमेनिंग नहीं रह गया है। 16th क्वेश्चन। एबीसी पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 2:2:1। सी की डेथ हो गई है 30 जून 2020 को। प्रॉफिट एंड सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 1 लाख एंड 10 लाख। तो यहां पर परसेंटेज ना दे करके सेल्स का अमाउंट और प्रॉफिट का अमाउंट लास्ट ईयर का दे दिया गया है। फिर लिखा है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 30 जून 2020 वो है 1.5 लाख। बस कैलकुलेट करना है प्रॉफिट शेयर और एंट्री बनानी है। तो बोलो किस मेथड का ये कैलकुलेशन है? मैंने कहा किस मेथड से कैलकुलेट होगा ये क्वेश्चन? मेथड 1। सर मेथड 1। सेल्स का डेटा अवेलेबल है तो सेल्स बेसिस यानी मेथड 1 से सॉल्व होगा, बिल्कुल ठीक। तो देखो मैं समराइज कर रहा हूं क्वेश्चन का डेटा। प्रॉफिट लास्ट ईयर का था 1 लाख, सेल्स लास्ट ईयर का था 10 लाख, और सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ यानी 30 जून वो है 1,50,000। इन सबको यूज करके हमें निकाल लेना है प्रॉफिट ऑन सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ। और इसके लिए जैसे मैंने तरीका बताया था कि अगर परसेंटेज ना हो तो जो सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ दिया है वो मल्टीप्लाइड बाय लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन सेल, यानी रेट अपॉन 100 के जगह पर लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर का सेल्स, इसको पुट करके सॉल्व करो, आ जाएगा 15,000।
एक तरीका और भी है, तुम लोग चाहो तो इस क्वेश्चन में इन दो डेटा को यूज करके परसेंटेज खुद ब खुद निकाल सकते हो। प्रॉफिट यानी 1 लाख डिवाइड बाय सेल्स यानी कि 10 लाख इंटू 100, ये जैसे ही करोगे तो तुम लोग का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा जो कि 10% आएगा, और उस 10% को जब इस 1.5 लाख पे इस्तेमाल करोगे तो 15,000 तब भी आ जाएगा। तो किसी भी एक तरीके से किया जा सकता है, इट्स योर चॉइस कि कैसे करना चाहते हो। तो ये हमारा जो 15,000 आया है ये आ गया है टिल द डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट ऑन सेल, और अब उसमें सी का शेयर निकालना है जो कि होगा 15,000 में 1/5 यानी कि 3,000, और बस उसकी एंट्री है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट में कोई चेंजेस नहीं आया है न्यू रेशियो में, तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 3,000। क्या किसी को डाउट है कुछ? नो सर। नो सर। ओके, तो जैसा तुम लोग देख पा रहे हो नीचे क्या लिखा है, एंड ऑफ द टॉपिक एंड द चैप्टर। इन दिस वे डेथ का चैप्टर आज खत्म हो गया, साथ ही साथ टॉपिक भी ये खत्म हो गया, क्योंकि यही एक टॉपिक था जो कि चैप्टर का एक हिस्सा था।